हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक खौफनाक कहानी से रूबरू कराएंगे। इस कहानी का नाम है इंतकाम। ये कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था कि जो आदमी उस जंगल में मर गया था वह अब नरपिशाच बन गया है। अब आगे अवंतिका और शिखर बहुत देर रात तक जगते रहे। सुबह बाहर माली घंटी बजा रहा था। घंटी की आवाज सुनकर शिखर नींद से चौंक कर उठा। वह थोड़ी बेचैनी और अधूरी नींद के साथ बाहर आया और गेट खोलते हुए बोला, क्या बात है माली काका। माली की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया, साहब मैं पौधों में पानी दे रहा था, तभी मेरी नजर पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी पर पड़ी। उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट चुका है और उस पर लाल रंग के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी का खून हो। साहब कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? शिखर के दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास गए। शिखर की नजर जैसे ही गाड़ी पर पड़ी, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बम्पर पूरी तरह टूटा हुआ था। सामने की एक हेडलाइट चकनाचूर हो चुकी थी और टूटे हुए हिस्से पर गाढ़ा खून जमा हुआ था। उसने ठंडी सांस लेते हुए माली को देखकर कहा, अरे कुछ नहीं, शायद कल जंगल में कोई जानवर टकरा गया होगा। मैं मैकेनिक को फोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले जाएगा। लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपी हल्की घबराहट और चेहरे पर उभरी बेचैनी साफ झलक रही थी। माली का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं? कल आपने जंगल में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपको पता है उस जंगल में नरपिशाच रहते हैं। इस खून की गंध को सूंघकर वो आपके घर आ सकते हैं। शिखर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह भीतर से डर से कांप रहा था, लेकिन ऊपर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो माली काका? कोई नरपिशाच विपिशाच नहीं होते। बेवजह की बातों का बतंगड़ बना रहे हो। जाओ अपना काम करो। माली बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चुपचाप चल दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। तभी अवंतिका, जो माली और शिखर की बात सुनकर बाहर आ चुकी थी, बोल पड़ी, माली काका आप क्या कह रहे थे? साफ साफ बताइए। माली ठिठक रुक गया। उसकी सांस तेज हो रही थी, जैसे पुराने डर के घाव ताजा हो गए हों। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहना शुरू किया, बिटिया ये इलाका पहले आदिवासी कबीले का था। वहाँ के लोग इसी जंगल में रहते थे। पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी, बस एक कच्चा रास्ता था। उस कबीले के लोग बेहद शांत और अपने में मस्त रहते थे। किसी बाहर वाले को कबीले में जाने की इजाजत नहीं थी। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, दिन में अगर कोई इस रास्ते से गुजरता भी था तो वो सिर झुकाए जल्दी जल्दी निकल जाता था। कबीले के लोग कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन जो भी उनके नियम तोड़ता था उसे वो कभी माफ नहीं करते थे। अवंतिका और शिखर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिखर का चेहरा अब भी पसीने से तर था और अवंतिका की आंखों में चिंता और जिज्ञासा के भाव गहराते जा रहे थे। माली की आंखों में डर और उसके शब्दों में एक अजीब सी दहशत झलक रही थी। उसने धीमे लेकिन गहराई भरे स्वर में कहानी कहना शुरू किया। कबीले के सरदार मंगल सिंह बूढ़े हो चले थे। उनके पास सब कुछ था, सम्मान, शक्ति, लेकिन उनका बेटा वो बहुत ही नालायक और क्रूर था। कबीले की प्रथा थी कि सरदार अपनी जगह किसी योग्य व्यक्ति को चुनता था। मंगल सिंह ने भी यही किया। कबीले के एक नौजवान सुंदर, जो अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था, उसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। माली की आवाज भारी हो गई, लेकिन ये बात मंगल सिंह के बेटे को सहन नहीं हुई। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। कुछ समय तक तो सब शांत लगा, लेकिन फिर एक दिन मंगल सिंह की लाश जंगल में मिली। उनका चेहरा भयानक तरीके से बिगड़ा हुआ था, जैसे उनकी मौत दर्दनाक हुई हो।
अवंतिका की आंखें चौड़ी हो गईं और शेखर ने अनजाने में अपने हाथ कसकर मोड़ लिए। माली ने आगे कहा, मंगल सिंह की मौत के कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को जंगल में मिली। कबीले में हाहाकार मच गया। हर कोई सरदार के बेटे को इस हत्या के लिए दोषी मानने लगा। लोग डर और गुस्से से भर गए। माली का गला थोड़ा सूखा, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। फिर एक दिन इसी सड़क के पास कबीले वालों ने मंगल सिंह के बेटे को पकड़ लिया। उसके खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने उसे पत्थर मार मार कर वहीं खत्म कर दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। माली ने गहरी सांस ली और बेहद धीमे स्वर में कहा, उसके मरने के बाद कबीले में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर शनिवार की रात कोई न कोई मरा हुआ पाया जाता। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नरपिशाच बन गया था। जो भी मरता उसके कंधे के पास दांतों के गहरे निशान होते और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचता। शेखर और अवंतिका स्तब्ध खड़े थे। माली की आवाज और भी गंभीर हो गई। डर के मारे कबीले वाले धीरे धीरे वो जगह छोड़कर भाग गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मौतों का सिलसिला रुका नहीं। कोई भी उस कच्चे रास्ते पर जाता तो उसकी लाश अगली सुबह मिलती। लोग डर के मारे उधर झांकने तक से डरते थे। कुछ पल के लिए माली रुका, मानो उस कहानी के दर्द और खौफ को महसूस कर रहा हो। फिर उसने कहा, फिर जब जंगल के उस पार बसावट शुरू हुई, सरकार ने इस कच्चे रास्ते को पक्की सड़क में बदलवा दिया। सड़क के दोनों ओर लाइटें लगवाईं। दिन रात गार्ड तैनात किए गए। कई महीनों तक गार्ड वहीं चौकसी करते रहे। धीरे धीरे मौतों का सिलसिला रुक गया, लेकिन लोग कहते हैं वो नरपिशाच अभी भी जंगल के सन्नाटे में भटकता है। माली के शब्द खत्म हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुरानी दहशत की परछाई झलक रही थी। शेखर और अवंतिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ठंडी हवा उनके चारों ओर घेराई हो। माली काका की बातों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उनकी आवाज में एक अजीब सी दहशत और चेतावनी थी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सबको यही लगता था कि वो नरपिशाच मर गया या फिर कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद एक घटना ने सबकी रूह कंपा दी। शेखर और अवंतिका का चेहरा जिज्ञासा और डर के भाव से भर गया। माली काका ने अपनी बात जारी रखी, एक पति पत्नी जिनकी कार उस रास्ते पर खराब हो गई थी, पैदल ही सड़क पार कर रहे थे। सुबह उनकी लाशें उसी रास्ते पर मिली। उनकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। तब से अंधेरा होते ही कोई उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। माली का चेहरा भय से सख्त हो गया। उसने कहा, गांव के कुछ बुजुर्गों ने दूर से देखा था कि जिन लोगों का खून वह नरपिशाच पीता था, वो भी उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। ये सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से यह खून यहाँ तक पहुँच गया है। अब वे जरूर आएंगे। ये सुनकर शेखर और अवंतिका के होश उड़ गए। शेखर ने घबराते हुए खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा, काका, ये भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हों। लेकिन माली काका ने गहरी नजरों से शेखर को देखा और गंभीर स्वर में कहा, साहब, मेरी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अगर जंगल में आपकी गाड़ी से किसी को चोट लगी है तो यकीन मानिए नरपिशाच आपको ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। अवंतिका, जो अब पूरी तरह घबरा चुकी थी, माली काका से बोली, काका, अब क्या करना चाहिए? हमें बचने का कोई रास्ता बताइए। माली ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेम साहब, सबसे पहले तो आप और साहब घर से बाहर मत जाइएगा। खासकर उस रास्ते पर तो भूलकर भी नहीं। कोई भी इंसान जो आपसे जुड़ा हो वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है कि नरपिशाचों की सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। अगर आपने या आपके किसी करीबी ने उस रास्ते पर कदम रखा तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाएंगे। माली काका ने फिर गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, मेरी मानिए तो इस गाड़ी को या तो बेच दीजिए या आग लगाकर हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इस पर खून के निशान उनकी मौजूदगी को महसूस करा सकते हैं।
शिखर ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, काका डरो मत, आज के जमाने में ये सब नहीं होता, आप बस जाओ और अपना काम करो। माली काका थोड़ी देर तक शिखर को घूरते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और जाते जाते कहा, मेम साहब मेरी बात को नजरअंदाज मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माली की चेतावनी ने घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया। शिखर ने खिड़की से माली को जाते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर धीरे धीरे घर कर चुका था। अवंतिका की आंखों में भी चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। अवंतिका ये सब सुनकर भारी कदमों से अंदर आई और सोफे पर धम्म से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसका चेहरा चिंता और डर से सफेद पड़ चुका था। शिखर भी पीछे पीछे अंदर आया। उसने अवंतिका को इस हालत में देखकर कहा, अरे तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो, इतना पढ़ी लिखी और मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेत की बातों में यकीन करती हो। अवंतिका ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो गुस्से और डर से भरी हुई बोली, तुम्हें तो समझाना बेकार है, जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोनों के बीच ये बहस जारी थी कि तभी रौनक घर में आया। उसने अवंतिका की आंखों में आंसू देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अवंतिका ने गहरी सांस लेते हुए सारी बात रौनक को बता दी। जैसे ही रौनक ने ये सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ भाभी, मैंने भी ये कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि जो भी नरपिशाच के रास्ते में आता है वो बचता नहीं। अवंतिका ने गुस्से और लाचारी से शिखर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो अब इस बात को अपने भैया को समझाओ। इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। शिखर यह सब सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर पछतावे और चिंता के मिले जुले भाव साफ नजर आ रहे थे। शायद उसे अंदर ही अंदर यह एहसास था कि उसने गलती की है और अब वो खुद को तैयार कर रहा था किसी भी अंजाम का सामना करने के लिए। कुछ देर बाद शिखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है चलो, मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ, लेकिन अब बताओ करना क्या है? अवंतिका को जैसे यही सुनने का इंतजार था। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ, इसे बेच दो या कहीं ले जाकर आग लगा दो। इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। रौनक ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। इस गाड़ी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। शिखर ने कहा, इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना मुश्किल होगा। सबसे बेहतर यही है कि इसे आग लगा दिया जाए। रात के अंधेरे में दोनों भाई गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शिखर और रौनक ने गाड़ी के आसपास पेट्रोल छिड़का। शिखर ने माचिस निकाली, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। रौनक ने धीरे से कहा, भैया जल्दी करो, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। शिखर ने माचिस जलाई और गाड़ी के करीब फेंक दी। पल भर में गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। तेज जलने की आवाज और धुआं आसमान की ओर उठने लगे। दोनों भाइयों के चेहरे पर आग की लपटें झलक रही थीं। अवंतिका, जो घर की खिड़की से दूर से ये सब देख रही थी, चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शिखर और रौनक वहीं खड़े जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर राहत के साथ साथ डर और बेचैनी के भाव भी साफ झलक रहे थे। शिखर ने धीमे स्वर में कहा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। शिखर अपनी जलती हुई कार को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसकी गाड़ी, जो न जाने कितनी यादों का हिस्सा थी, अब आग की लपटों में घिरी थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। रौनक ने शिखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया इस गाड़ी के पीछे मत रोइए। हमारी जान बच गई तो इससे भी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे।
सब ठीक हो जाएगा। शाम तक दोनों भारी मन से घर लौट आए। अंदर घुसते ही अवंतिका ने उनके चेहरे पढ़ लिए। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? काम हो गया? शिखर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया, जैसे उसकी आत्मा पर बोझ लदा हो। रौनक ने भाभी को सारी बात समझाई। अवंतिका ने उनकी हालत देखकर कहा, ठीक है, मैंने खाना बना लिया है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। शिखर ने धीरे से कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रौनक ने तसल्ली भरे स्वर में कहा, भैया, कल से आपने कुछ नहीं खाया है, भूखे रहकर कोई हल नहीं मिलेगा। खाना खाएंगे तो सोचने की ताकत आएगी। कुछ देर बाद तीनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे। खाने की टेबल पर भी सन्नाटा था, किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। खाना खत्म होते ही शिखर और रौनक छत पर टहलने चले गए। अवंतिका ने उन्हें बाहर जाने से मना किया था, इसलिए दोनों छत पर ही चुपचाप कदम बढ़ा रहे थे। टहलते हुए शिखर की नजर अचानक पहाड़ों के बीच उस रास्ते पर पड़ी जो जंगल की ओर जाता था। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया, उसकी आंखें भय से फैल गईं। अचानक शिखर बुरी तरह चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रौनक घबरा गया। उसने शिखर को पकड़कर संभालने की कोशिश की। भैया, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? शिखर कांपती आवाज में बोला, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। उसकी उंगलियां उस दूर के रास्ते की ओर कांपते हुए इशारा कर रही थीं। रौनक ने घबराकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने शिखर से कहा, भैया, वहाँ कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन शिखर का डर बढ़ता जा रहा था। उसकी चीखें तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में पागलपन और खौफ के भाव साफ दिख रहे थे। नहीं, वो वही है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। नीचे आवाज सुनकर अवंतिका भी छत पर दौड़ती हुई आई। उसने शिखर को इस हालत में देखा तो उसका दिल धक से रह गया। शिखर ने अवंतिका को देखते ही उसकी ओर हाथ जोड़ते हुए चिल्लाया, अवंतिका, तुम्हें पता है न, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज इन्हें रोक लो, वो मुझे लेने आ रहे हैं। अवंतिका ने शिखर के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, शिखर, देखो मेरी तरफ, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन शिखर की हालत और खराब हो गई। वह हौंफने लगा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अवंतिका ने रौनक की ओर देखा और कहा, रौनक, इन्हें नीचे ले चलो, इनका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रौनक ने शिखर को सहारा देते हुए कहा, भैया चलिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिखर के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा हो। रौनक किसी तरह शिखर को सहारा देकर नीचे लेकर आया और उसे सोफे पर बिठा दिया। शिखर सर झुकाए चुपचाप बैठा था, जैसे किसी अनदेखी सजा का भार उसके कंधों पर हो। रौनक उसके सामने बैठते हुए बोला, भैया, क्या दिख रहा था? कौन था वहाँ? शिखर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा डर और पछतावे से सफेद पड़ चुका था। इतने में अवंतिका किचन से भागती हुई पानी लेकर आई। उसने गिलास शिखर की ओर बढ़ाते हुए कहा, पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शिखर ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लिया और एक ही घूंट में गटगट करके पी गया। उसके कांपते होठों से आखिरकार शब्द निकले। उसकी आवाज में डर का कंपन साफ झलक रहा था। मुझे जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे दो काले सायों जैसे अजीब आकृतियां थीं। वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें, वो आंखें, मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी। शिखर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो उस डरावनी छवि को फिर से देखने से बचना चाह रहा हो। वो बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रौनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया, वहाँ कोई नहीं था, मैंने भी देखा था, आपको बस वहम हो रहा है। आप कल से सो नहीं पाए हैं, शायद इसीलिए। अवंतिका और रौनक दोनों मिलकर शिखर को समझाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन शिखर ने जो अगला वाक्य कहा उसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। जब हम कार को आग के हवाले कर रहे थे, ठीक उसी समय वो मेरे पीछे खड़ा था। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कार को जलते हुए देखा और रोने लगा, वो मेरे पीछे खड़ा होकर हंस रहा था। उसकी हंसी, शिखर की आवाज डर से टूट गई, जैसे उसका बदला पूरा होने वाला हो। रौनक का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं भी तो वहाँ आपके साथ खड़ा था। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिखर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई तक का डर था। उसने रुंधे गले से कहा, तुम इस सब में शामिल नहीं थे, रौनक। गुनाह मुझसे हुआ है, सजा मुझे ही मिलेगी। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर जैसे किसी बड़े फैसले पर पहुंचते हुए बोला, रौनक, तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर मुंबई चले जाओ। जो होगा मैं सह लूंगा। मैं इस नरक से तुम दोनों को दूर रखना चाहता हूँ। शिखर की यह बात सुनते ही अवंतिका का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो जोर से रोने लगी और शिखर के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं शिखर, तुम हमें छोड़कर ऐसी बात मत करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रौनक ने भी शिखर के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, भैया, हम आपको इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन मैं और भाभी कहीं नहीं जा रहे। रौनक ने थोड़ी देर सोचा, फिर दृढ़ता से बोला, कल मैं माली काका से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करूंगा। शायद उनके पास कोई उपाय हो। आगे क्या होगा ये हम अगले तीसरे भाग में बताएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।